36 से 42 की जिंदगी, पूरी जिंदगी को हिला के रख देता है। और राहु 2 वाला ऐसा होता है, साल में मतलब इसको ना मिनिमम 18 साल जिंदगी के खराब होते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 6 साल। अच्छा होगा राहु यहाँ तो भी जिंदगी के 6 साल जरूर खराब होंगे। कलयुगी दुनिया में, आज की इस तकनीकी दुनिया में राहु ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य तक को भी ग्रहण लगा देता है। पूरी कुंडली में अगर अपनी किस्मत का ग्रहण ढूंढना आ जाए, और मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने अपनी कुंडली का किस्मत का ग्रहण ढूंढ लिया और उस ग्रह के अकॉर्डिंग वो चलने लगा, उस ग्रह को संजो के रख लिया। संजो के रखने का मतलब हुआ कि मतलब उस ग्रह की पालना करना शुरू कर दी, ठीक है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग चलने लगा। तो रिक्शा वाला भी गरीब से गरीब अमीर ना हो जाए तो मुझे बता दे। तो राहु लगन में है, सूर्य 11th हाउस में है, और आप देखना ऐसा इंसान नॉनवेज खाने का शौकीन भी होता है। और ऐसा इंसान जितना नॉनवेज खाता है, मैं गारंटी कहता हूँ उसके औलाद हो जाए तो। पर जिस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा जो कलर पसंद आने लगे, वो ग्रह, उस ग्रह कलर का ग्रह आपका खराब ही मिलेगा। कि राहु 7th हाउस में किसी का खराब हो रहा हो तो 7th हाउस का राहु थाइज के ऊपर ब्लैक स्पॉट या काला तिल होगा, और उसका अपने ही रिलेशन में कहीं ना कहीं अफेयर या गलत रिलेशन रहा होगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया जी, कृपा बाबा की। कृपा बाबा की। तो आज हमारे साथ हैं लाल किताब के, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, तो आज एस्ट्रो हेमंत सर हमें बताएंगे लाल किताब के बारे में कुछ ऐसी बातें जो अभी तक सर ने भी डिस्कस नहीं करी। मैंने सर से पूछा था कि सर कुछ ऐसा बताओ जो अभी तक डिस्कस ना किया हो, तो वो पॉडकास्ट में धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो सर शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट। आज हमें क्या जानकारी मिलने वाली है हमारी ऑडियंस को? आज लाल किताब के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी जो अभी तक मैंने किसी चैनल पे अभी तक नहीं अनाउंस की है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी हम लाल किताब के बारे में देने वाले हैं। बट कहते ना, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले एक लाल किताब का आगाज तो बनता ही है। बिल्कुल बनता है सर। ठीक है ना। कहते हैं, आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। क्या बात। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला आवाज सबकी सुनता है, पर शर्त कि ना कोई भूला हो। इसलिए सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। तो सबसे पहले परमात्मा को याद करते हुए आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जय श्री राम सर, करते हैं शुरू। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। आप कुछ बोल रहे थे। तो आप जैसे जैसे पूछते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। चलो मुझे पहले मैं जानना चाहता हूँ, देखो वैसे काफी लोगों को पता होगा, बट जो ऑडियंस आज न्यू है, जो देखने जुड़ चुकी है, उनको ये बताओ कि लाल किताब का कहाँ से आई, क्यों आई? क्योंकि एकदम से सडनली चीजें। देखो, ये चीज मैं काफी सारे पॉडकास्ट में पहले भी बता चुका हूँ, हम्म। बट फिर भी आपके चैनल पे ऑडियंस अलग हो सकती है, या जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक मुझे कहीं नहीं देखा है, तो उनके लिए बता दूं कि लाल किताब को जो जन्म है सन 1939 में हुआ, और पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा इनको लिखा गया, और इसको 4 भाषाओं में लिखा गया, जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू और फारसी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। और 1939 में इसका पहला एडिशन आया, 1940 में दूसरा एडिशन आया जिसे अरमान, और 1941 में तीसरा जिसे फरमान, और 1942 में फोर्थ एडिशन जिसे गुटका का नाम दिया गया। बट हाँ 1952 में एडिशन आया जिसे नाम दिया गया ग्रंथ। ओके। ठीक है, मतलब जैसे हर चीज अपग्रेड होती जाती है। पहले टेलीफोन थे, टेलीफोन के बाद मोबाइल आए, वो भी कीपैड वाले, आज एंड्रॉयड और iOS है, राइट। तो इसी तरह से 1940, 39, 40, 41 और 42 4 एडिशन के बाद 10 साल लिए, जिसको पूरा एडवांस बना दिया गया 1952 में, जिसे ग्रंथ बोला गया। अब इसे ग्रंथ ही क्यों बोला गया? मेरा अगला सवाल यही था कि ये ग्रंथ का पार्ट क्यों है? ग्रंथ का पाठ इसलिए है कि देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। भाई भाई है ना। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब चारों ग्रंथों को लेकर लाल किताब के ग्रंथ को लिखा गया। अब जैसे हिंदू, गीता जी,
सिख लोग ग्रंथ साहिब, क्रिश्चियन बाइबल और मुस्लिम कुरान कुरान। को अपना ग्रंथ मानते हैं। ग्रंथ क्यों? क्योंकि उन्हीं कथाओं से, उन्हीं ग्रंथों से हमें हमारी बात के आंसर मिलते हैं। यस और नो? जब भी हम किसी समस्या में हैं, हिंदू लोग गीता जी को पढ़ते हैं, 18 के 18 अध्याय को जितनी बार पढ़ा जाता है उतनी बार आपको नया आंसर मिलता है। यस और नो? मानते हो इस चीज को? बिल्कुल। इसी तरह बाइबल वाले भी, इसी तरह कुरान वाले भी, और इसी तरह ग्रंथ साहिब वाले भी, सबको आंसर मिलता है। लाल किताब एक्चुअल में संस्कारों पर चलने वाली एक किताब है। जो संस्कार हमारे बुजुर्ग हमें देते थे, जो आज के इस दुनिया में खो चुके हैं, उन संस्कारों को जीवित रखने के लिए लाल किताब के उपाय। और सही बोलूं तो एक लाइन मैं बोलता होता हूँ, वो रिपीटेड है हाँ हाँ, बार प्लीज बार। प्लीज। हाँ। क्या है कि लाल किताब में परहेज ही परहेज हैं, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। इसमें तो आपने अपने फील्ड वालों को ही काफी कुछ बोल दिया। खुद को ही बोल दिया। सबसे पहले तो मैं फील्ड वालों को तो बाद में बोलूंगा, हम्म। मैं खुद को ही बोलता हूँ। बेसिकली अगर मैं पॉडकास्ट कर भी रहा हूँ, इन सब पॉडकास्ट में जा भी रहा हूँ, तो मेरा पर्पज एक है कि हम आडंबर की दुनिया से बाहर निकल के अच्छे से अपने जीवन को यापन करना शुरू करें। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें लोग खुद के करके अपना उपाय कर सकते हैं। खुद देख करके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो उसमें आपको दिख जाएंगी। और मैं टीचिंग भी करता हूँ, मैं लाल किताब पढ़ाता भी हूँ। किस तरह से हमारी ज़िंदगी चलती है, किस तरह, जैसे हम शतरंज खेलते हैं या हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो सांप सीढ़ी में क्या होता है, 0 से 100 पहुंचना है, पर बीच में कहीं ना कहीं सांप सांप काटता डस है। जाता है, हाँ। ठीक है, तो कैसे उस सांप से बच के हम 100 नंबर पे पहुंचे, उसी तरह से ये जिंदगी की शतरंज है हम्म। कि कैसे हम अपने जीवन को 100 तक लेके जाएं, अपना जीवन बहुत अच्छे से निकाल जाएं। लाल कित देखो, अभी आपने धर्म की बात करी तो ऑफ कोर्स कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ जी पे हर धर्म को उतनी ही महत्व दी जाती है जितनी हम हिंदू या मुस्लिम को जो भी अपने धर्म को जी देता जी 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 है जी। ना? लेकिन लाल किताब को उर्दू में ही क्यों लिखा गया सबसे पहले? अच्छा, ये बताता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि इसका जन्म 1939 में हुआ, तो 1939 में भारत, पंजाब और पाकिस्तान एक ही था। हम्म। ठीक है, तो आप उस टाइम पे जो लिखी गई, जो भी वसीयत भी बनती थी, कुछ भी बनता था, वो उर्दू में बनती थी। हम्म। ठीक है, तो जिन्होंने इसको लिखा वो उर्दू भाषा ज़्यादा जानते थे, अच्छा। इसलिए उसको उर्दू में लिखा गया। और उस टाइम चलती भी उर्दू ही थी ज़्यादा, पंजाबी उर्दू। और फारसी वगैरह भी लेते थे तो कोई ना कोई उनका साथ देने वाला फारसी भी रहा होगा कि लिखने में। पर कहते हैं कि कुदरत ने आकर उस टाइम इनको खुद लिखवाई थी। ओके। मतलब आज एक तरह से हाँ, उनके कान में भविष्यवाणी होती थी, वो लिखते जाते थे। ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी बात पे कि लाल किताब इतनी फेमस क्यों है? जी, लाल की किताब इसलिए फेमस है क्योंकि जो इसके उपाय हैं बड़े सरल हैं। हम्म। सरल इस तरह से है कि मतलब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है। हम परहेज करते रहें। अब इंसान बीमार हुआ तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या कहता है कि भैया ये दवाई खा लेना। दवाई खाने के बाद साथ में आपको जो है, जैसे खांसी की बीमारी है तो दही का परहेज रखना, ठंडी चीज़ों का परहेज रखना, बोलते ही है ना? तो उसी तरह से हम यहाँ पर जब उपाय कराते हैं तो साथ में उपायों के साथ ये बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऑडियंस को भी बोल देता हूँ, एक डायरी और एक पेन लेके बैठ जाओ, बिकॉज अगला जो डिस्कशन हमारा होने वाला है ना, वो आपसे रिलेटेड ही होने वाला है, ताकि आप अपने सारे प्लैनेट्स को, अपनी कुंडली को थोड़ा अच्छे से देख पाओ और समझ पाओ कि एग्जैक्टली आपको क्या उपाय करना चाहिए। जी, क्यों सर? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लाल किताब के उपाय, और कहते हैं ना, लाल किताब की बात करते-करते, ये कुदरती किताब है। ये हम्म। कुदरती किताब है। और इसमें खासियत क्या होती है कि लाल किताब का एस्ट्रोलॉजर कहीं पे लाल किताब की बात कर रहा होता है ना, तो लाल किताब में इंसान खुद नहीं आता। लाल किताब अपना बंदा खुद चुनती है, और वो उसके मुँह से कब क्या निकलवाना चाहती है, किसी को नहीं पता। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि
कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए हम्म तो वो आपके मतलब की चीज इस प्रोग्राम के किस टाइम पर किस समय पे आ जाए पता नहीं लगता। पता ही नहीं लगता। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्या लाल किताब सच में एक मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकती है, सक्षम डेफिनेटली है? देखो बिल्कुल बदल सकती है। अब आपकी कुंडली में योग ऐसे हैं कि आप, सबसे पहली बात तो लाल किताब में एक बड़ी अच्छी चीज है जिसे बोलते हैं किस्मत का ग्रह। किस्मत का ग्रह, ग्रहण, ग्रह, ग्रह, नॉट ओके, ग्रहण, हाँ, किस्मत का ग्रह। किस्मत का ग्रह। अब ग्रह क्या मतलब, हमें कैसे पता लगे हमारी किस्मत का ग्रह कौन सा है? हम्म ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल है। हमें पूरी कुंडली में अगर अपनी किस्मत का ग्रह ढूंढना आ जाए, और मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने अपनी कुंडली का किस्मत का ग्रह ढूंढ लिया और उस ग्रह के अकॉर्डिंग वो चलने लगा, उस ग्रह को संजो के रख लिया। हम्म संजो के रखने का मतलब हुआ कि मतलब उस ग्रह की पालना करना शुरू कर दी। हम्म ठीक है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग चलने लगा। तो रिक्शा वाला भी गरीब से गरीब अमीर ना हो जाए तो मुझे बता देना। और वो ग्रह कौन सा है? वो ग्रह ढूंढना पड़ता है, हर किसी का अलग अलग बनता है। लेकिन ऐसा माना जाता है ना कि राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो आपको एक कहीं से कहीं पहुंचा देता है। कहते हैं ना कि राहु जिसकी किस्मत का ग्रह है, ऐसा इंसान प्लानिंग से काम करना शुरू कर दे। हम्म ठीक है, ऐसा इंसान दूसरों की मदद करना शुरू कर दे। ऐसा इंसान माँ के चरणों की सेवा करे। क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो राहु उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा। राहु किसी के थर्ड हाउस में या सिक्स हाउस में बैठकर, क्योंकि राहु किस्मत का ग्रह थर्ड हाउस में होगा या सिक्स हाउस में हम्म होगा, तो इस घर में बैठ के अगर राहु उसकी किस्मत का ग्रह निकल के आ रहा है, ठीक है, तो वो ये काम करना शुरू कर दे। राहु इंसान को जिंदगी में ऊपर ऊपर ले जाएगा, क्योंकि राहु जो है ना, कहते हैं ना, राहु लेता है तो पूरा छप्पड़ फाड़ के लेता है, और देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता देता है। भी है। और आज की इस कलयुगी दुनिया में, आज की इस तकनीकी दुनिया में राहु ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य तक को भी ग्रहण लगा देता है। ठीक राइट। है, तो आपने कहा कि जी आप राहु के 12 के 12 घरों के बारे में बताएं। हाँ। ठीक है, जिसमें आप जानना चाहते हैं राहु कैसे, किसके, देखो हर घर के ना मतलब हर हाउस के दो रंग हैं, हर ग्रह के दो रंग हैं, हम्म अच्छा भी है बुरा भी है। अब अच्छा कैसे है और बुरा कैसे है वो हम हाउस बाय हाउस डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, 12 के 12 घरों के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके उपाय भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको देने की कोशिश प्लीज। करूं। हम्म ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राहु हाउस नंबर 1। राहु ये जो है सूर्य का घर है। ठीक है, राहु जो है लगन में बैठा है, ये सूर्य का घर है। और राहु के लिए कहा गया है कि राहु अगर लगन में बैठ जाए तो सूर्य जिस भी घर में बैठा होगा उस घर को ग्रहण लगा देगा। हम्म ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे राहु लगन में बैठा और सूर्य भी पहले घर में बैठा है तो ग्रहण लग गया। मतलब कि सूर्य जो है अपना आपा बोला गया है, राइट। और सरकारी काम भी सूर्य से होते हैं, तो ऐसे इंसान को सरकारी कामों से दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी ओके। जब सूर्य ग्रहण हमारा हम्म फर्स्ट हाउस में है। हम्म इसी तरह से अगर सूर्य ग्रहण हमारा मतलब राहु लगन में है, सूर्य सेकंड हाउस में है। अब सेकंड हाउस जो है ससुराल का घर भी है। हम्म ठीक है, सेकंड हाउस जो है जमा धन भी है। भूख का लगना, कम होना या ज्यादा होना, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो एक तो सूर्य वहां बैठ गया, एक तो मल्टीपल रिलेशन बनवा देगा जी आपके, जड़ जोरू जमीन के झगड़ों में फंसा के रखेगा। ठीक है जी, ससुराल की मिट्टी तक उड़ा देगा ओके। अगर दूसरे घर में। अब इसी तरह से तीसरे घर में सूर्य है, तो तीसरा घर क्या है? पराक्रम, भाई बंधु। हम्म
ठीक है। तो तीसरे घर में अगर सूर्य बैठा हो, राहु लगन में हो, तो ऐसे इंसान की औलाद तक में भी दिक्कत आ जाती है, पराक्रम डाउन हो जाता है, भाई बंधुओं से नहीं बनती और कोई ना कोई भाई भी औलाद हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से राहु लगन में है और सूर्य 4th हाउस में है, जबकि सूर्य 4th हाउस में बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा के घर है। ठीक है, क्योंकि 4th हाउस जो है चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा के घर में वहां पे राहु और सूर्य आ गया, और पहले घर में तो माँ की सेहत पे खर्चा, माँ से अनबन, मन की शांति भंग, और नानका परिवार मतलब मामू परिवार के हालात खराब, क्योंकि चौथा घर से हम नानका परिवार भी देखते हैं, मामू के हालात भी देखते हैं। तो देखो कुंडली आपकी है, असर कहाँ दे रही है? रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी में। ठीक है। उसी तरह से राहु अगर 5th हाउस में बैठ, सॉरी सूर्य अगर आपका 5th हाउस में बैठ जाए, तो 5th हाउस किसका है? औलाद का, आपकी स्टडी का, आपके लव रिलेशन का, स्टडी का, औलाद का, मतलब बच्चा होने में दिक्कत आती है। ठीक है। तो सूर्य लगन में बैठ के, सॉरी राहु लगन में बैठ के सूर्य 5th हाउस में, तो औलाद होने में दिक्कत आएगी, पहला बच्चा मिसकैरेज हो सकता है। इसी तरह से राहु अगर 5th हाउस में है, सूर्य अगर राहु अगर लगन में है और सूर्य अगर 6th हाउस में है, तो ऐसे इंसान का खर्चा, रोग रण शत्रु, बहुत ऐसे इंसान के शत्रु बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। ओके। ठीक है। जबकि सूर्य यहाँ बैठ के सरकारी नौकरी के योग भी बनाता है, पर राहु यहाँ बैठ के इंसान को बेसब्रा भी कर देता है। ठीक है। राहु लगन में, सूर्य 6th हाउस में, ऐसा इंसान बेसब्रा भी हो जाता है, जल्दबाजी हो जाता है, और ऐसे इंसान के बिना लड़े रोटी हजम ना हो। हाँ, कहते हैं ना कि तुझे तो बिना लड़े रोटी हजम नहीं होगी। तो ऐसा इंसान वो होता है कि राहु लगन में है, सूर्य 6th हाउस में है, तो ऐसे इंसान की बिना लड़े रोटी हजम ना हो। इसी तरह से राहु लगन में है, सूर्य 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस जो है साझेदारी और ग्रस्त, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, ये ग्रस्त है। तो यहां पर राहु जो है ना, ग्रस्त को खराब कर देता है। क्यों? सूर्य यहां पर जो है ग्रस्त को खराब, ऐसा इंसान चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा, ऐसे इंसान को अपनी तारीफ सुनने की आदत हो जाएगा, और इसकी बर्बादी का वो पहला कारण बनेगा। आजकल फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग ऐसे ही बैठे हुए मैं बता रहा हूँ, अपनी कुंडली में चेक कर लो। हाँ, राहु लगन में हो और सूर्य 7th हाउस में हो, क्योंकि मैं सिर्फ अभी एक ही योग बता रहा हूँ कि राहु यहाँ बैठ कर के सूर्य जिस घर में बैठा है उस घर में ग्रहण लगा रहा है। अब राहु लगन में है, 8th हाउस में सूर्य है, तो बीमारियों पे खर्चा। 8वां घर से हम ताऊ भी देखते हैं, ताऊ के हालात खराब, ताऊ के परिवार के हालात खराब। ठीक है। 9वां घर हमारा जद्दी जायदाद, बुजुर्गों को देखते हैं। ठीक है। और हमारा भाग्य स्थान भी है, 9वां घर हमारा भाग्य स्थान भी है। तो वही चीज हुई कि राहु लगन में बैठा है और 9वें घर में सूर्य बैठ गया, तो भाग्य को रुला दिया। ठीक है। और इसी तरह से राहु लगन में बैठा है 10वें घर में, 10वां घर हमारे पिता का, कर्म स्थान का, तो वहां पर 10वें घर पे ग्रहण लगा दिया, तो हम काम के लिए हमेशा से ही कभी राजा तो कभी रंक, कभी तो बहुत अच्छा, कभी बहुत डाउन, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत डाउन, बंदा इसी चक्कर में चला जाता है। अभी आपने भाग्य वर्ड बोला था जी। क्या भाग्य बनाया जा सकता है, भाग्य बना बनाया आता है? देखो भाग्य, अब मैं यहाँ पर एक लाइन बोलूंगा, कहते हैं इंसान बंधा खुद लेख से अपने, इंसान बंधा खुद लेख से अपने, लेख विधाता कलम से हो, कलम चले खुद कर्म पे अपने, झगड़ा अकल ना किस्मत का हो। कर्म बढ़ा। मैंने क्या बोला? इंसान बंधा खुद लेख से अपने, ठीक है, लेख विधाता कलम से हो, इंसान अपने कर्मों से खुद बंधा है।
जैसे जैसे वो कर्म करता जाता है वैसे वैसे परमात्मा की कलम चलती चलती जाती है। जाती है जी। रामचरितमानस में बार बार ये जिक्र करते हैं कि मैं तो तुच्छ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे प्रभु राम फिर भी मुझे एक सही मार्ग पे लेके जाते हैं बार बार। तो यही यही काम लाल किताब करती है। ओके। यही काम लाल किताब करती है, पर अपने आप को समझना उसमें बहुत जरूरी है। राइट। इसी तरह से राहु लगन में है और सूर्य 11th हाउस में है, तो आमदन का घर, हमारी औलाद की उम्र, हमारी औलाद की कमाई, हमारी औलाद का घर कैसा होगा, वो हम 11वें घर से देखते हैं। तो राहु लगन में है, सूर्य 11th हाउस में है। और आप देखना, ऐसा इंसान नॉनवेज खाने का शौकीन भी होता है। ओके। और ऐसा इंसान जितना नॉनवेज खाता है, मैं गारंटी कहता हूँ उसके औलाद हो जाए तो जितनी भी पब्लिक देख रही है, मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि ये लाइन मैंने पहले पॉडकास्ट में बोली थी, और उसके बाद पहले हजारों रिसर्च हैं हमारे पास, उसके बाद हजारों रिसर्च और आए जिन्होंने इस बात को कबूल किया। जी अच्छा, जो आपके पास वैसे केसेस आते हैं जनरली, क्या 90% या आप ऐसे परसेंटेज वाइज मेरे को बता सकते हो कि कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा रहती है उनको? देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम यही है कि आज के टाइम की अगर मैं सबसे बोलूँ ना, तो जनसंख्या जो है कंफ्यूज ज़्यादा है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं बुध और राहु ग्रह के रिलेटेड ही आते हैं। बुध बुद्धि का कारक है, राहु आपके सोच विचार का कारक है। अब आपका राहु अच्छा है तो आपके सोच विचार बहुत अच्छे होंगे। अगर आपका राहु खराब है तो आपके सोच विचार भी गंदे होंगे। और जिसका राहु खराब होता है, वो देखना हर चीज में गलत, फरेबी। कहते हैं राहु 2, अगर किसी का राहु हाउस नंबर 2 में खराब हो, कहते हैं ऐसा जातक झूठा और मक्कार और बातों का कलाकार। हाँ। समझ रहे हैं? तो ऐसा इंसान इस तरह का होता है। और राहु जिस तरह से बात कर रहे थे, राहु लगन में और सूर्य 12वें घर में हो, तो ऐसे इंसान की रात की नींद हराम। रात की नींद बिल्कुल हराम कर देता है यहाँ पर राहु जो है सूर्य। तो मतलब ये तो सिर्फ राहु और सूर्य का ताल्लुक बताया मैंने आपको, अभी राहु नहीं बताया, ये सिर्फ राहु और सूर्य सूर्य का कि रिलेशन। 12 के 12 घर में मैंने आपको राहु यहाँ है और सूर्य वहाँ है, तो किस तरह से किस घर को खराब करेगा। पर इसके बाद भी कुछ ग्रहों की मदद से ये ठीक भी होता है। अगर वो मैं यहाँ समझाने बैठ गया तो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। पूरी रात हाँ। निकल जाएगी। मुझे एक एक सवाल फिर से याद आया, जैसे अभी आपने बोला था कि 90% केसेस ऐसे आते हैं बुद्धि और उसके। जी अगर मैं आपसे पूछूं, बिकॉज आपको इतना ज्ञान है, आप बता सकते हो और जो नया यूथ है उसको बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हो कि विल पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है, विल पावर कैसे देखो, स्ट्रोंग करें? अगर मैं विल पावर स्ट्रोंग की बात करूं तो इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपके मन का कारक है। ठीक है ना जी। और मन, माँ, नगद धन, ये चंद्र है। अब किसी पे ब्लैक मैजिक भी होता है तो किस पे होता है? जिसका चंद्रमा बहुत कमजोर होता है। ओके। अब उसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है, सब समझदार हैं। आपका चंद्रमा मजबूत है, आप किसी चीज से डर नहीं रहे हैं। आप सामने तांत्रिक को बिठा लो, उसको बोल दो ले भैया जिस तरह से होता है मेरे पे कर ले, बताओ आप पे कुछ हो जाए तो मुझे बता देना। अच्छा, मतलब आपने ऐसे देख के मेरे को ही बोला है? हाँ मतलब ओके। लिटरली। तो अब यहाँ पर चंद्रमा को मजबूत करें। अब चंद्रमा को मजबूत करने के लिए लाल किताब में चंद्रमा जो है माँ का कारक है, तो अपनी माँ के चरणों की सेवा फिर पकड़ ले। अपने शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी धारण करे, ठीक है। और शिवलिंग पर जल दे, क्योंकि भगवान शिव जो है चंद्रमा का ही रूप है। हाँ, नहीं, मेरे शिव जी मेरा वेट कर रहे होंगे, 4 दिनों से मैंने नहलाया नहीं है। वैसे आज नहलाया था 4 दिन बाद, तो मैंने माफी भी मांगी। जी। तो चंद्रमा इससे बढ़िया होता है। हम्म। माँ का मान सम्मान बहुत जरूरी है। आप देखेंगे लोग अपनी माँ का मान सम्मान करते नहीं है, और उसके बाद कहते हैं कि मन की शांति चाहिए। मन की शांति तो माँ से मिलेगी, माँ से दुनिया ही में मिलेगी। किसी भी कोने में चले जाओ। माँ अच्छी हो, माँ बुरी हो,
माँ के चरणों को जब इंसान छू लेता है, उसको पकड़ के रखता है, तो उसकी जीवन की नैया जो है पार हो जाती है। उसी तरह से जो जुपिटर है वो पिता, आपको जिंदगी में तरक्की चाहिए, आपको मार्केट में, आपको समाज में मान सम्मान चाहिए, तो अपने पिता का आदर भाव करो। पिता अच्छे हों, पिता बुरे हों, पिता के चरणों को पकड़ेगा तो आपको मान सम्मान मिलेगा, कि इससे आपका गुरु और चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि हम बात करते हैं कि प्लैनेट्स हैं, ये हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्लैनेट्स ना सारे के सारे यहीं पे धरती पे ही हैं। हमारी बॉडी में, हमारी रिश्तेदारी में सारे प्लेनेट हैं। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। यही तो लाल किताब समझाती है कि आप इंटरेस्टिंग। जो है हाँ। इतने मंत्र जाप कर लो, आप ये कर लो, आप ये हवन करा लो, ये आप पूजा करा लो, ये आप स्टोन्स पहन लो। आप मेरे हाथ में देखो, एक स्टोन के अलावा कोई स्टोन नजर आ रहा आपको? ठीक है, ये भी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा दिखावे के लिए हो गया कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अदरवाइज अच्छा। सीरियसली अगर मैं अच्छा, बात बोल, एस्ट्रोलॉजर को भी दिखावा करना पड़ता है क्या? कई लोगों को करना पड़ता है। हाँ। नहीं तो इनको मैं पत्थर बोलता हूँ बेसिकली, इनको मैं पत्थर बोलता हूँ। और जब तक बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत ना हो तब तक मैं किसी को स्टोन रिकमेंड नहीं करता। ये मेरे आज तक के इतिहास का रिजल्ट रहा है। सर, ऐसा ऐसी इतनी हाई प्रेडिक्शन कैसे है लाल किताब की? कुछ तो होगा उसमें, कुछ एक क्योंकि ऐसी चीज। देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ, लाल किताब की हाई प्रिडिक्शन इसलिए है क्योंकि लाल किताब जो है ना पूरी की पूरी प्रिडिक्टेड है, और हजारों केसों पर रिसर्च करके उसको लिखा गया है। और उसके बाद जो गुरु आए, जब ये 4 भाषाओं में बदली गई, उसके बाद जो गुरु आए उन्होंने भी उसके ऊपर रिसर्च करी, जिसे हम सूत्र बोलते हैं। और वो सूत्र जब लगते हैं ना, तो उसके बाद मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, अगर जैसे अगर मैं सूत्र की बात करूं, किसी का राहु 7th हाउस में है, मंदे भाव में है राहु, किसी तरह से 7th हाउस में कल्परेट हो रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसे इंसान की थाइज के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक स्पॉट होगा, और ऐसा इंसान अपने चरित्र का खराब इंसान होगा। मतलब मैं लाइव नहीं बोलना चाहिए, उसने कहीं ना कहीं अपने रिलेशन में ही कहीं ना कहीं अफेयर चलाया होगा। तो जो ये चिन्ह होते हैं आपकी बॉडियों पे, आप उन्हीं की बात कर रहे हो ना? जी, तो ये ब्लैक कुछ, स्पॉट या काला हाँ, तिल। ये कुछ ना कुछ आपके पुनर्जन्म के वो रहते हैं। पुनर्जन्म के नहीं, इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये निशानी दे के भेजी है अच्छा। कि राहु 7th हाउस में किसी का खराब हो रहा हो, तो 7th हाउस का राहु थाइज के ऊपर ब्लैक स्पॉट या काला तिल होगा, और उसका अपने ही रिलेशन में कहीं ना कहीं अफेयर या गलत रिलेशन रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से चंद्रमा आपके 5th हाउस में हो, ऐसा इंसान जिस चीज की पढ़ाई कर रहा होगा, मतलब जिस चीज की पढ़ाई कर रहा होगा, उस चीज का कभी काम नहीं करेगा या कभी काम किया नहीं होगा। ओके। लाइक किसी का चंद्र 5th हाउस में, उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर कभी नहीं बना। मतलब जिस चीज की पढ़ाई करेगा उससे अपोजिट काम करेगा। जुपिटर किसी के 1st हाउस में होगा, ऐसे इंसान को टांग पे टांग चढ़ा के बैठने की आदत होगी, इस तरह से बैठता होगा ज्यादातर वो, जैसे बोस लोग बैठते हैं। कम बोलने की आदत होगी, मल्टी टैलेंटेड होगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो दाढ़ी बढ़ा ले, उसका ज्ञान तो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, पर उसको घर में बीवी पूछेगी भी नहीं। तो मतलब कि अब जैसे मैं कई पॉडकास्ट में बोल भी चुका हूँ, किसी का शुक्र 8th हाउस में हो और वो वहां पे खराब हो रहा है, मतलब किसी तरह से वो मंदा हो रहा है, तो ऐसे इंसान के अंडरगारमेंट्स हमेशा फटे मिलेंगे, जितने मर्जी अच्छे हों, लोहे के पहन ले चाहे। हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ऐसे सूत्र लगभग 43 से 44 हजार सूत्र हैं जो मेरे गुरु ने मुझे दिए, कुछ हमने क्रिएट किए, वो सब रिसर्च से बने। और रिसर्च क्या बोली जाती है कि किसी कुंडली को, मतलब किसी एक ग्रह को हमने 1000 कुंडली में प्रिडिक्ट करके देखा हो, 1000 से ऊपर, इवन 10,000 से ऊपर ही बोलूंगा मैं।
कोई ऐसा केस शेयर कर सकते हो जो आप मतलब ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं कहता कि आप नाम लो, लेकिन बता सकते हो कि परम मैंने उसमें ये चेंजेस देखे थे और उसके बाद ये रेमेडीज करने के बाद ये चेंजेस हुए। देखो मैं आपको कहीं दूर क्यों जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास हैं, आप एक कह रहे हो, मैं आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। नहीं, एक बताओ जो ठीक आपको है, ठीक लगता हो कि मैं ये आपको शेयर करना बताता हूँ, चाहिए मेरे को, जो कि कॉमन बंदों से रिलेट भी करे। कॉमन बंदे मैं आपको बता रहा हूँ। एक पर्सन मेरे पास आज से 5 साल पहले आए, हम्म, पर्सन की कुंडली देख रहा हूँ मैं, पर्सन का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, ठीक है जी, कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा साहब आप पॉलिटिक्स में जाओगे और बहुत अच्छी पोजीशन पे जाओगे, और बंदे की उम्र क्या होगी, लगभग 39 के हम्म, आसपास, ठीक है। बोलते कि हेमंत जी क्या मजाक है। मैंने कहा बोला क्यों, क्या हुआ। कह रहे जी मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं बड़ी बैड कंडीशन में चल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप ये उपाय करना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि आज मैंने उपाय दिया कल जादू हो जाएगा, नो। किसी भी उपाय को करने के बाद कम से कम 2-3 महीने चाहिए, क्योंकि मिनिमम उपाय भी 43 दिन का होता है। कोई भी उपाय करते हैं हम 43 दिन का होता है। तो वो करने के बाद करते 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 आज उस बंदे को मेरे साथ 5 साल हो गए जुड़े हुए, और कमाल की बात है उसके फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी हुई हुई, और इस साल वो एमपी के लिए खड़ा हुआ है। अरे अब तो नाम भी नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ, तो ये वो केस मैं बता रहा हूँ जो मेरे जीवन में घटा। ऐसे बहुत सारे लोग मतलब विदेश में चले गए। अब विदेश में चले तो गए, चाहे डंकी से गए चाहे कैसे भी गए, सेटल नहीं हो रहे। उनके उपाय करा के उनको वहाँ सेटल कराया। हम्म, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ से लोगों को लगता है कि विदेश जाना बड़ा आसान है, चले भी जाते हैं, डंकी से भी चले जाते हैं, कैसे भी चले जाते हैं, पर पहुँच गए हो तो उसको सेटल करना कैसे करना है। कई बहुत सारे डिपोर्ट हो जाते हैं, तो डिपोर्ट होने से कैसे बचना है। बट उसमें उपाय काम करेगा या प्रोसेस काम करेगा? प्रोसेस तो काम करेगा। देखो मैं आपको ये बता दूं कि भैया कर्म कोई करना नहीं है, बस तो उपाय कर तेरा हो जाएगा, नहीं। कर्म तो आपको साथ में करना हम्म, ही पड़ेगा, प्रोसेस तो काम हम्म, करेगा। पर कैसे प्रोसेस काम करेगा, जो रुकावटें आ रही होंगी, हम्म, जो अड़चने आ रही होंगी, उपाय आपको वहां मदद करेगा कि उस अड़चन से निकल के आप बाहर निकले। मैंने क्या बोला, सांप डसने वाला था कि निकालना कैसे है, ये काम करता है। इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह से अब यहाँ पर जैसे मैं आपको विदेश की बात कर रहा था, तो विदेश में केतु का बड़ा योगदान है, हम्म, केतु और जुपिटर का, ठीक है। आपकी कुंडली में केतु और जुपिटर किस कंडीशन के हैं, उस बेस पे हम विदेश में स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलो हम टॉपिक से थोड़ा, वापस हाँ उस पे आ टॉपिक जाते से हैं मेन भटक टॉपिक पे। गए थे हाँ, कि हम राहु पे बात करने वाले थे, क्योंकि देखो ये लाल किताब का टॉपिक ना इतना बड़ा है कि बातों बातों में से ही बहुत सारे टॉपिक बहुत निकलते एग्जैक्टली। जाएंगे। पर हम बात कर रहे थे आज राहु पे, तो हाँ अब बात करते हैं राहु। राहु लगन के बारे में मैंने बताया कि राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, और अगर यहीं पे राहु अच्छा है, मैंने बताया दो रूप होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, हम्म, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। तो राहु ना एक तरह से हाथी का रूप है, ठीक है। अब राहु यहाँ पे अच्छा हो तो जातक अमीर होगा, धनवान होगा, हर चीज से सारी चीजें उसके पास होंगी। अगर खराब है तो वो बातें छुपा कर रखने का स्वामी होगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बातों को छुपाने वाला होगा। हम्म, इसी तरह से किसी की कुंडली में राहु सेकंड हाउस में है, तो सेकंड हाउस का राहु बातों का कलाकार, झूठा और मक्कार अगर खराब है तो, ओके, और इसके ससुराल के हालात भी खराब, हम्म। ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं इन सब के साथ साथ उपाय भी प्रोसेस आप कर दूं। बता सकते हो बिकॉज हमेशा होता है क्या है ना, प्रॉब्लम डिस्कस हो जाती है, उपाय रह जाते हैं। उपाय रह हाँ, तो जाते हैं, उपाय भी साथ ठीक है। साथ बता दो आप। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। अब किसी का राहु फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसा इंसान का अगर राहु खराब है तो वो एक तो अपने गले में चांदी की चैन पहने, हम्म, दूसरा अगर मिल जाए तो बिल्ली की जेर हम्म, एक
खाकी कपड़े में या खाकी लिफाफे में अपने पास रखे, तो राहु उसका यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। ओके। और इसी तरह से राहु किसी का सेकंड हाउस में खराब हो रहा है, तो ऐसा इंसान चांदी की ठोस गोली अपने गले में डाले। किस तरह की? चांदी की चेन में, इस तरह की। ओके। ठीक है, चांदी की ठोस गोली अपने गले में डाले, वाइट धागे में या चांदी की चेन में, अगर खराब हो रहा है। क्योंकि राहु जब यहाँ खराब होता है ना, तो मैं आपको बता दूं 36 से 42 की जिंदगी, पूरी जिंदगी को हिला के रख देता है। और राहु 2 वाला ऐसा होता है, साल में मतलब इसका ना मिनिमम 18 साल जिंदगी के खराब होते हैं, मैक्सिमम, और मिनिमम 6 साल। अच्छा होगा राहु यहाँ, तो भी जिंदगी के 6 साल जरूर खराब होंगे, और वो उम्र 36 से 42 होगी जब शनि का अरसा आएगा। और कहते हैं राहु 2 में, इसके लिए जुपिटर और शनि को देखना बड़ा जरूरी है। जैसा आपकी कुंडली में जुपिटर और शनि होगा, वैसे खाना नंबर 2 राहु का हाल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं राहु खाना नंबर 3 की। राहु खाना नंबर 3 में पराक्रमी बोला गया है, हर किसी के लिए स्टैंड लेने वाला होता है। ये ज्यादातर मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। ठीक है जी, और ऐसे इंसान को भी जो है ना, हाथी दांत की वस्तुएं घर में नहीं रखनी चाहिए। ओके। ठीक है, ऐसा हाथी होता है राहु 3 वाला कि जो कहते हैं ना कि शेर को भी मारने की ताकत रखता है जंगल में। राहु 3 का हाथी जो ऐसा हाथी होता है। ठीक है, अब राहु 4 में है। अब चौथा घर मन की शांति भी है। अगर राहु यहां पर खराब है ना, तो ऐसा इंसान मन की शांति के लिए भी भटकता है, जो कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा है। तो ऐसे इंसान को शरीर पर ज्यादा से ज्यादा चांदी पहननी चाहिए। 400 ग्राम सूखा धनिया 7 बुधवार चलते पानी में जल प्रवाह करें। अगर राहु 4th हाउस में किसी का खराब हो रहा है, तो वो ये उपाय करेगा तो बढ़िया रहेगा। अब राहु अगर 5th हाउस में है, अब 5th हाउस जैसे मैंने बताया आपको औलाद का, औलाद में समस्या करेगा ही करेगा। एक बच्चा मिसकैरेज कराएगा ही कराएगा। पढ़ाई में रुकावट आ सकती है। 16 से 32 साल की उम्र में बहन तक को भी विधवा बना देता है। ऐसे इंसान को घर में 50 से 60 ग्राम का हाथी अपने बेडरूम में रखे, एक बर्तन में गंगा जल भर के और हाथी को उसमें डाल के अपने बेडरूम में रखे। याद ये रहे कि सूंड नीचे वाला हो। ओके। अब आप कहेंगे भाई सींड नीचे हो ऊपर क्या फर्क पड़ता है? जब हाथी की सूंड जब नीचे होती है तो वो शांत स्वभाव का है, और जब ऊपर होती है तो वो उग्र स्वभाव का। ठीक है, तो इसलिए हाथी की जो सूंड नीचे की साइड हो। इसी तरह बात करते हैं राहु 6ठे घर का। राहु 6ठे घर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो अपना खुद का घर है, उसका तेज दिमाग वाला होगा, हर तरह से उसको बरकत होगी, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो तरक्की करता जाएगा। अगर राहु 6ठे घर में किसी का खराब हो रहा है, तो इंसान को निर्धन बना देता है, अज्ञानता में डाल देता है। ओके। ठीक है, भटकाव देता है, क्योंकि राहु भ्रम भी है, भटकाव भी है। राइट, तो राहु 6th हाउस में किसी का खराब हो रहा है, तो ऐसा इंसान जो है गोल्डन फ्रेम के और ब्लैक ग्लासेस वाले चश्मे लगाए। और लेड सभी समझते होंगे, लेड बोलते हैं रांगा, जिससे बंदूक की गोली भी बनती है। उस रांगे की गोली को अपने पॉकेट में रखे। ओके। ठीक है, और राहु किसी का 7th हाउस में है, और 7th हाउस में वो खराब करेगा किसको? ग्रस्त को। ठीक है, ग्रस्त को खराब कर रहा है, और किसी का राहु 7th हाउस में ग्रस्त को खराब कर रहा है, तो ऐसा इंसान जो है ना, चांदी की ईंट 101 ग्राम की
अपने ससुराल से दहेज में लेकर जरूर आए और उसे पूरी जिंदगी संभाल कर रखे। ठीक है। अब इसी तरह से राहु किसी का खराब हो रहा है अष्टम हाउस में। अष्टम हाउस क्या है? ताऊ के हालात, बीमारी। तो ऐसा इंसान जो है ना, घर में धुएं जैसी काम ना करे। धुआं क्या है? जो धुआं है वो भी राहु है। जैसे धूप अगरबत्ती ना जलाए, घर में भट्ठी ना हो जिसमें से धुआं निकलता हो। तो जितना वो होगा तो राहु उसके दिमाग को सुन करके रखेगा। 4th हाउस वाले के साथ भी ऐसा होता है, 8th हाउस वाले के साथ भी ऐसा होता है। और ऐसे इंसान के पिता बहुत स्ट्रगल करते हैं। ओके। ठीक है। तो ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए? वो 8 बादाम लेवे, 4 मंदिर रख के आए और 4 अपने साथ घर ले आए और ऐसा प्रोसेस 43 दिन तक करे और किसी स्टील के बर्तन में इकट्ठे करते जाए घर पे लाते हुए बादाम। आफ्टर 43 डेज सारे के सारे चलते पानी में जल प्रवाह करे। और ऐसा इंसान, छत का काम कराना है ना तो भाई साहब दीवारों का साथ में काम कराए। जो मैं परहेज की बात करता हूँ, अगर खाली छत बदलवाएगा तो राहु उसकी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देगा। अच्छा, मनुष्य की इच्छा, अब हर एक मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं होती है, तो क्या हमारी बहुत सारी इच्छाओं का भी फर्क पड़ता है हमारी लाइफ पे या हमारे कर्म पे या राहु पे? नहीं, देखो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारी इच्छाएं कौन देता है। अब जिसका सूर्य प्रबल है, सूर्य क्या कहता है कि एक चीज को अचीव किया, दिल मांगे मोर, हाँ। कुछ और कुछ और कुछ और, हाँ। है ना? तो वो सूर्य देता है। जिसका सूर्य अच्छा होता है तो उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और वो अपने मिशन को अचीव करता हुआ चला जाता है। ओके। ठीक है। इसमें ग्रहों के ऊपर दिक्कत नहीं आती, उल्टा ये अच्छे की निशानी है। अच्छा। सूर्य जब अच्छा होता है तो वो अच्छे की निशानी है, तो वो उसको अच्छा करता जाता है। तो डिजायर, तो अगर डिजायर ही खत्म हो गए तो इंसान तो वहीं पे खत्म है। बहुत सारे लोग देखें, बस कहते ना जितना मिल जाए उतना, कट रही है, चल रही है, चलती रहेगी। परमात्मा भी कहता है बेटा तुझे उतना ही मिलेगा, चिंता मत। अच्छा, वैसे क्योंकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना? देखो उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना, हम्म। कि जैसा आप सोचते हो वैसा आपके साथ घटित होना शुरू हो जाता है। अब एग्जाम्पल है, आपके सामने एक चीज करके दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। आप अपने सामने किसी भी कलर पे फोकस करो। अच्छा, फोकस करना, ठीक है, कर लिया। ठीक है। हाँ। आपने जिस भी कलर पे फोकस किया है ना, आप उनसे पूछ के देखो आपके पास वो कलर है, मतलब इवन फोन पे। अच्छा, मतलब जो मैंने फोकस किया है, यस। तो वो क्या करना है मेरे को? जैसे आपने किसी एक कलर पे फोकस फोकस किया, कर जैसे लिया, हाँ। आपने अभी गोल्डन कलर पे फोकस किया है, नहीं, मैंने ये ऑरेंज पे किया है। गोल्डन ऑरेंज। अब ये पता नहीं वो कैसा, देख लो आप भी। हाँ वो, तो यही तो है, हाँ। आपने इसी कलर पे फोकस किया है। नहीं, हाँ, मैंने किया ऑरेंज पे। अच्छा, आप इस स्विच की बात कर रहे स्विच, हैं। जो स्विच है, आप इस हाँ। स्विच की, हाँ। जैसे आपने इस कलर पे फोकस किया, ठीक है। आप किसी को भी XYZ को फोन करो, यूं कि तेरे सामने इस कलर का क्या रखा है, पूरे वर्ल्ड में जिसका मन करे आपको, आप फोन ही उसको करोगे। उससे मतलब, अच्छा, ओके, उसके सामने रखा होगा। उसके सामने होगा ही होगा। ऐसा क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है कि जिस भी आप माहौल में बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, और आप जिस टाइम पे उसको कॉल कर रहे हैं, वो भी उसी माहौल में उस कलर के आसपास होगा। अच्छा। आजमा के देख लेना कभी भी, अभी भी आजमा सकते हो दावे के साथ। मैं तो लोगों को सिखाता हूँ। क्यों ये कहाँ काम करता है? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस चीज से भी बेवकूफ बनाते हैं कि आपके सामने ये कलर रखा है, आप इस टाइम आपके सामने ग्लास होगा, आपके सामने इसमें पानी होगा इतना, तो वो क्या है, वो अपना फोकस लगा रहे हैं उस चीज पे जो उसके सामने रखा है और लोगों को वही बता रहे हैं। तो उससे लोगों को क्या होता है, अट्रैक्शन आ जाता है। ओहो, आपको कैसे पता गुरुजी? अब तक मैं कंफ्यूज था, अब मैं क्लियर हो गया। समझ रहे हैं? तो इन बेवकूफियों से भी लोग बचे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, लाल किताब में मैनिफेस्टेशन को लेके भी कुछ है क्या? देखो मैनिफेस्टेशन को तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना, जैसा हम्म। आप सोचते हैं, जैसा आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
कि जैसा आप सोचते जाएंगे वैसा आपके साथ घटित होता जाएगा। अब वो भी डिपेंड करता है राहु पे। अगर अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा होगा, बुरा सोच रहे हैं तो बुरा होगा। और राहु आपको बाधाएं डालता है मैनिफेस्टेशन में? बिल्कुल डालता है। अगर वो खराब है तो वो हम्म। अच्छा होने से दिक्कत देगा ना। तो इसलिए तो राहु को हम शांत करने के लिए, राहु किससे शांत होता है? चंद्रमा से। राहु किससे कंट्रोल में आता है? मंगल से। क्यों? कि राहु जो है वो है हाथी और मंगल जो है महावत। अब राहु महावत पे चढ़ जाए तो क्या हम्म। होगा? हाँ, फिर तो कंट्रोल ही है। कुचला जाएगा। और वही महावत अगर हाथी पे आ गया तो क्या होगा? कंट्रोल हो कंट्रोल हो जाएगा। जाएगा। तो मंगल से कंट्रोल होता है और जुपिटर से कंट्रोल होता है। तो इन ग्रहों की मदद से हम जो है राहु को कंट्रोल कराते हैं। ओके। ठीक है, कि अगर किसी की कुंडली में राहु खराब हो रहा है तो क्या उपाय, कैसे बंद? ये वाला उपाय सबके लिए है ना, कि अगर मान लो किसी का राहु खराब है, हाँ, तो वो मंगल और चंद्रमा, इनकी मदद लेता इनकी रहे। मदद लेके वो राहु को शांत कर सकता है। ये सबके लिए है। सबके लिए। ठीक है। सबके लिए। ठीक है, अब आ ठीक है, जाते हैं हम अपना 9वें घर पे। 9वें घर पे। अब राहु 9वें घर में क्या है? राहु 9वें घर में पागलों का डॉक्टर बहुत अच्छा बन सकता अच्छा, ओके। हाँ। है। साइकिक बहुत तगड़ा हम्म। हो सकता है हम्म। वो, बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना डॉक्टर, हम्म। पागलों का डॉक्टर राहु 9 वाला जबरदस्त बन सकता है। और ऐसे इंसान के घर में ना किसी को दवाइयों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। और हो सकता है, अमूमन देखा गया है हम्म। कि राहु 9 वाले के दादा जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वैद्य रहे होते हैं। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, दवाइयों से जुड़ा काम कर रहे होंगे, वैद्य रहे होंगे। तो राहु किसी का यहाँ पर खराब हो रहा है तो ऐसा इंसान धर्म स्थान की सेवा करे। क्यों? क्योंकि राहु 9 वाला बहुत तगड़ा नास्तिक भी बनता है। ओके। और ऐसे इंसान को नास्तिक नहीं रहना चाहिए। हम्म। ठीक है। अब राहु 10वें घर में इंसान को नेता और अभिनेता भी बनाता है, अगर अच्छा है तो। और खराब है तो काम ही नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे इंसान को 10 अंधे लोगों को खाना खिलाते रहना मुबारक होगा। ओके। इसी तरह से राहु 11वें घर में। अब राहु 11वें घर में सबसे पहले शुक्र और जुपिटर दोनों का फल खराब कर देता है। और 11वें घर से हम औलाद की उम्र भी देखते हैं, औलाद की बनाए मकान भी देखते हैं, तो उनका हाल भी खराब करता है। तो यहाँ पर राहु को ठीक करने के लिए जुपिटर की मदद दिलाई जाती है। कैसे? गले में इंसान सोने की चैन पहन के रखे, 4 किलो लेड का पीस चलते पानी में जल प्रवाह करे। ठीक है। और इसी तरह से राहु 12वें घर में, ये यहाँ पर अमूमन खराब ही होता है। अच्छा, खराब ही होता है, इसमें सही होगा ही नहीं किसी का भी? नहीं नहीं, उपाय हर चीज हाँ, का मैं है। वही। ठीक है। हाँ। यहाँ पर मतलब मैक्सिमम जो रिसर्चेज हैं वो ये निकल के आती है कि राहु 12वें घर में ज्यादातर खराब ही होता है। और यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ, 2 ग्रहों के बारे में मैंने बताई नहीं। राहु दूसरे घर में हो, ऐसे इंसान के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होती है। तो ऐसा इंसान नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट ना बनाए, नहीं तो राहु जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देगा। और इसी तरह से राहु किसी के 4th हाउस में है तो ऐसे इंसान के जो घर से नीचे से ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं उसके नीचे बाथरूम या रसोई होगी, अगर राहु 4th हाउस में खराब है तो। ओके। तो ऐसा इंसान जो है उसकी वो सीढ़ियां वहां पर ना बनाए। ठीक है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है। और राहु 12वें घर में है, नहीं जिंदगी में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि राहु 12वें घर में ना शेख चिल्ली की औलाद कहा गया है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे बात बात पे ना बड़ी शेख चिल्लियां मारते हैं, हम तो ये हम वो, और अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। और इमेजिनेशन करोड़पति बनने की होती है जब राहु वहां पे खराब हो। तो ऐसे इंसान को ना चांदी का चकोर टुकड़ा लाल धागे में अपने गले में डाल के रखे, रसोई में बैठ करके खाना खाए। ठीक है। और पहला टुकड़ा जलती हुई आग में आहुति दे तो राहु उसको अच्छा रिजल्ट देगा। अभी
हमने बीच में कट लिया था पानी पीने के लिए सर से बात हो रही थी कलर को लेके। ये बड़ा मेरे को बड़ा मतलब अब मुझे लॉजिक सर से ही जानना है। अभी हम कपड़ों पे बात कर रहे थे, ठीक है? तो जी जैसे मैंने ग्रीन पहना हुआ, मान लो ग्रीन मेरा फेवरेट है, ठीक है? मुझे ग्रीन कलर के देखो, अमूमन क्या होता है कि जो कलर हमें सबसे ज्यादा पसंद आ रहा होता है, हम्म क्योंकि देखो मन बड़ा चंचल है, आज हम्म ग्रीन पसंद है तो कल ब्लैक हो सकता है, परसों वाइट हो सकता है ना? हम्म ये तो है नहीं कि हम्म, परमानेंट सदाबहार कोई एक कलर किसी को पसंद नहीं ठीक होता, है। राइट? पर जिस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा जो कलर पसंद आने लगे, हम्म वो उस ग्रह कलर का ग्रह आपका खराब ही मिलेगा। हम्म एग्जाम्पल के तौर पे किसी को येलो और केसरी कलर पसंद आ रहा है हम्म तो उसका जुपिटर खराब है। किसी को सफेद कलर पसंद आ रहा है तो उसका चंद्रमा खराब है। किसी को खाकी कलर पसंद आ रहा है, जो पुलिस की वर्दी वाला होता है, तो उसका सूर्य खराब है। ठीक है। और किसी को नीला कलर पसंद आ रहा हो तो राहु खराब है। किसी को काला कलर पसंद आ रहा हो तो शनि खराब है। किसी को मल्टी कलर पसंद आ रहा हो तो केतु खराब है। और किसी को सारे कलर पसंद आ रहे हो तो अब ये मत सारे बोल। सारे कलर एक टाइम पे कभी वैसे पसंद आते नहीं है, मुझे लगा आप जवाब दोगे कि सारे ही ग्रह खराब है। तो उस टाइम पे सारे ग्रह भी खराब हो सकते हैं। पर मैंने आपको इसमें क्या बोला? बट सर ये तो गलत है ना, मतलब ऐसा क्यों? नहीं नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बात को बड़े ध्यान से समझो हम्म कि उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा अच्छा कलर आपको लग रहा हो वो मत पहनो। वो मत पहनो उस टाइम पे। और ज्यादातर आपको देखा होगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको नीला कपड़ा और काला कपड़ा पहनने को मना करते हैं। हम्म क्यों मना करते हैं? मैं भी काले डाल के आ सकता था। अब कलर क्या जो है वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, हम्म और शनि का कलर है, राइट? तो इसलिए काले और नीले को जितना अवॉइड किया जाए, नीला राहु का कलर है। ओके। ठीक है जी। अवॉइड इन टर्म्स ऑफ कि आप थोड़ा कम पहनो। कम पहनो, जरूरी है। तो उस टाइम पर वो ग्रह खराब होते हैं, तो उस टाइम पे तो खासकर अवॉइड करो। हम्म ठीक है। अब हम कई बार इस पे भी एक लॉजिक लगा लेते हैं। हमारे पास हमें ग्रह को चेक करना हो, मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया और उसका ग्रह चेक करना हो, मैं 7 कलर उसके सामने रखूंगा और बोलूंगा कि जाके कोई भी एक कलर लेके आ। वो उसी कलर को उठा के लाएगा जिसका वो ग्रह खराब होगा। अच्छा। ऑफ कोर्स वो तो जो कलर उसको पसंद होगा वो उसी को लेके आएगा। उसी को लेके और आएगा, उसके पीछे ही कैलकुलेशन फिर आपकी डेफिनेटली। हाँ। तो ये बहुत सारी चीजें, अब किसी को अपना पता करना हो कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, हम्म तो क्या होता है, 7 तरह के अनाज अलग अलग हर ग्रह का अनाज है। सातों अनाज घर की छत पे रख दो, ठीक है? पक्षी आके सबसे पहले वही अनाज खा के जाएगा जो ग्रह आपका खराब होगा। अरे वाह। आपने अलग अलग डाले, पक्षी तो कुछ भी खा सकता था ना। आपने 7 अलग अलग राउंड से बना के अलग अलग दे, सबसे पहले वही राउंड खत्म होगा जो ग्रह आपका खराब है। ओके, तो ये तो बड़ी इजी टेक्निक है। पता लगता है, ये टेक्निक्स हैं कि कैसे पता करें कि इसका सबसे ज्यादा ग्रह कौन सा खराब है। बाकी लाल किताब में तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। आपके पास, आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दी, आपने मुझे टाइम भी नहीं दिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप मेरे पास किस लिए आए। हम्म समझ रहे हैं कि आपका कौन सा ग्रह आपको यहाँ लेके आया है। अच्छा, लाल किताब में कुछ नेगेटिव एनर्जी को लेके भी लिखा हुआ है? क्या डेफिनेटली है। लिखा हुआ है, क्या देखो बताता है लाल किताब? कि कब कहाँ पर किसके साथ नेगेटिव एनर्जी होती है, ओके। कौन से ग्रह हैं। उसमें भी राहु का बहुत बड़ा योगदान है। राहु आपका फर्स्ट हाउस में, 8th हाउस में, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है। बुध आपका 3rd हाउस में है, 8th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है। हम्म और बुध 12 वाला तो ज्यादातर आप देखना कि जो है ना, बुध 12 वाले बहुत सारे जो गंडे तबीज वाले जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जो कोई ताबीज बना के देते हैं, कोई वो धागे बना के देते हैं, तो वो बुध 12 वाले ज्यादा मिलेंगे। अच्छा। जी। आप, मतलब कोई भी चीज मैं बता रहा हूँ ना, तो ये रिसर्च के बेस पे बता रहा हूँ, और वो टेस्टेड होके हुई है। नहीं तो इतना बोलने का कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? हम्म और वो भी एक लाइव पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने।
वो इसी कॉन्फिडेंस इसी वजह से आता है क्योंकि उनकी रिसर्चेज जब हो जाती हैं तो उसके ऊपर जब वो चीज़ काम कर रही होती है तो करके देख ले भैया ये हो रहा है। हाँ, सही बात है, हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ इस चीज़ से ना बहुत सारे कॉमन ऑडियंस भी मतलब किसी के घर परिवार में ज़रूर होगा। हम्म। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि यार मैंने हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर मौलवी के पास चला गया, बट बंदा ना ठीक नहीं हो रहा। मेडिकल इतना सफ़र हो देखो चुका होता है, उसमें मैं क्या वही बता रहा कंडीशन हूँ, होती इसकी होगी? जो सबसे बड़ी कंडीशन है ना वो भी कुंडली में बुध और राहु का खराब होना है। हुँ, इसमें बुध और राहु, ठीक है, वो चारों तरफ चलता रहता है और इसके साथ नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है, जब कहीं से भी नहीं हो रहा है और उसके बाद भी दवाई नहीं लग रही है तो ऐसे इंसान को अपनी कुंडली प्रिडिक्ट करके ये जरूर जानना चाहिए कि उसको क्यों दवाइयाँ नहीं लग रही, किस लिए नहीं लग रही। तो वो ग्रहों के योग होते हैं, वो योग हम देख करके बता देते हैं और उसका हल दे देते हैं और इसका रिजल्ट भी 43 से 90 दिन के बीच में उसको दिख जाता है कि उसको दवाई भी लगने लग जाती ओके। दूसरा एक कॉमन और है जो आपके पास भी ऐसे ज़्यादातर केसेस ऐसे ही आते हैं और आज की डेट में ये चीज़ें काफ़ी फैल भी रही है। लोग ना संतुष्ट नहीं है या कहते हैं यार दिमाग ना काम नहीं कर रहा कि क्या करें क्या ना करें, मतलब यहाँ से बहुत हिले हुए हैं या संतुलित नहीं है। है। देखो मैंने अभी क्या बोला, अभी हमने सारा का सारा मन की शांति, राहु अशांत जो बना रहा है वो राहु ही तो बना रहा है, हम्म। ठीक है, ठीक है, अशांत होना जरूरी है। अब दो पर्पज है, हर चीज के दो रूप हम्म। है ना, दो पहलू है। एक पहलू है कि भैया सब कुछ है, अशांत है, तो समझ लो सूर्य आपको और हम्म। बड़ा करना चाह रहा है। कुछ है भी नहीं फिर भी अशांत है, तो कहीं ना कहीं राहु खराब है। डन है। और अगर आप लोग पॉडकास्ट देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो हेमंत सर की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अपना राहु कैसे ठीक करना। और बेस्ट पार्ट में तो पता मेरे को क्या लगा आज के पॉडकास्ट का, जो रेमेडीज है ना वो बड़ी सिंपल सी है यार, मतलब है। तो डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको, सर का जाके दिमाग खा लेना, जो पूछना पूछ लेना, ठीक है। बाकी सर और कुछ लास्ट में ऐड करना चाहोगे आप? बस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डन कि सर, आपने थैंक मुझे सुना इतना। नहीं नहीं सर, मतलब मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था बात करके ना कि ये जी चीज कैसे हो सकती है, ये चीज कैसे हो सकती है। जी। डन सर, थैंक यू सो मच सर। जय श्री श्याम जी। जय श्री राम सर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।